अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का पंजाब और KPK की असम्बलियों को तहलील करने का उन्होंने आज का दिन मुकर्रर किया था। आज की डेट दे रखी थी। असम्बलियाँ तो तहलील नहीं हुई, उल्टा एक और आईनी बहरान पैदा हो गया है। रात गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब और उनकी काबीना को ही एक नोटिफिकेशन के जरिए घर भेज दिया, डी नोटिफाई कर दिया। जवाबन परवेज़ इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। कोर्ट ने गवर्नर के नोटिफिकेशन को मुअत्तल तो कर दिया, लेकिन वज़ीर आला से एक अंडरटेकिंग ले ली कि वो अगली अदालती पेशी तक असम्बलियों को डिसॉल्व नहीं करेंगे। अब वज़ीर आला तो परवेज़ इलाही हैं और असम्बलियाँ भी ज़ाहिर है अब वो नहीं तोड़ेंगे, तो क्या इसका मतलब वही नहीं जो परवेज़ इलाही की ख्वाहिश थी? अब ये कहना तो मुश्किल है कि परवेज़ इलाही विकेट के दोनों बल्कि तीनों तरफ खेल रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि हालात उनकी चाहत के ताबे नज़र आ रहे हैं। तो क्या इसे कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट कहा जा सकता है? तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर को अदालत में जब असम्बली तहलील ना करने की अंडरटेकिंग मांगी गई तो पहले उन्होंने ये कहकर इनकार किया कि इनका वज़ीर आला से कोई राब्ता नहीं, लेकिन फिर अदालत के इसरार पर अंडरटेकिंग दे दी गई, जिसके बारे में फवाद चौधरी का ये कहना है कि हम इस अंडरटेकिंग से अग्री तो नहीं करते और लेकिन इसके अलावा असम्बलियाँ भी तहलील होकर रहेंगी। क्या कहा फवाद चौधरी ने, ज़रा देखिए। गवर्नर का जो नोटिफिकेशन है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। जो अंडरटेकिंग दी है वो ये है कि अगली तारीख तक हम असेंबली बर्खास्त नहीं करेंगे। हमने ये अंडरटेकिंग इसलिए दी है कि अदालत ये कह रही है कि अगर हम आपसे अंडरटेकिंग के बगैर ये कर देंगे, आप 1 घंटे बाद असेंबलियां डिसॉल्व कर दें, तो यूं लगेगा कि जैसे हम कोई कलूजन में हैं। ये एक टेक्निकल ग्राउंड है, अदालत ने ली है। मैं इससे एग्री नहीं करता, PTI इससे एग्री नहीं करती। असेंबलियां बाहर हाल डिसॉल्व होनी है। आप हफ्ता ले लें, आप 1.5 हफ्ता ले लें, लेकिन इससे आगे मामला नहीं जाना। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 11 जनवरी तक तो असम्बलियाँ जो हैं वो डिसॉल्व नहीं हो सकती। अब ये तनाज़ा नाज़रीन उस वक्त शुरू हुआ जब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने रात गए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और पंजाब काबीना की छुट्टी करा दी। यही नहीं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल ने भी गवर्नर के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर आला और सूबाई काबीना की बरतरफी का नोटिफिकेशन भी जारी किया। गवर्नर पंजाब ने अपने ऑर्डर में कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही ने आइन के आर्टिकल 130(7) के तहत जारी ऑर्डर में मुकर्ररा दिन में वक्त पर एतमाद का वोट लेने से गुरेज किया, इसलिए इन्हें डी नोटिफाई किया जाता है और पंजाब काबीना भी तहलील की जाती है। गवर्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन में कहा कि यकीन है कि वज़ीर आला को अरकान असम्बली की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं है और नए वज़ीर आला के आने तक परवेज़ इलाही बतौर वज़ीर आला पंजाब ये काम करते रहेंगे। PDM की हुकूमत का ये मानना है कि गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को मुनासिब वक्त दिया गया, लेकिन उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया। अगर उनके पास अपने बंदे पूरे थे तो एतमाद का वोट ले लेते। ये अदालती फैसला आने से पहले मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा राना मशहूद ने बताया था कि उनके पास प्लान A, B और C भी है। जब तक अदालत का फैसला नहीं होता, इस असेंबली की कार्रवाई इस अदालत के फैसले के मुताबिक आगे नहीं चल सकती और आइंदा आने वाले चंद दिनों में PMLN और उसके इत्तेहादियों का प्लान A, B, C तैयार है। प्लान A आपने देख लिया, प्लान B इन मोशन है और प्लान C पे सबकी CC निकलने का वक्त आ चुका है। अब अगर इतने प्लान इन लोगों के पास हैं तो मौजूदा सूरत हाल के लिए कौन सी हिकमत अमली का फरमा होगी? क्या वज़ीर आला पंजाब 190 मेंबरान की अक्सरियत होते हुए भी असम्बली नहीं तोड़ सकेंगे? नाजरीन, आइन एक है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आइन की अपनी अपनी तशरीह की जा रही है, अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेट किया जा रहा है। इसको सियासी बॉल एक बार फिर से कोर्ट की कोर्ट में है। अगली पेशी पर अगर अदालत वज़ीर आला पंजाब के हक़ में ये फ़ैसला दे देती है तो असम्बली तहलील करने पर तहरीक अदम एतमाद भी रुकावट नहीं बनेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद वापस ले चुकी है, जबकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की जो तलवार है ये बदस्तूर लटक रही है। हालिया सियासी सरगर्मियों से इस बात को तक़वियत मिल रही है कि असम्बलियों को तहलील से बचाने के मनसूबे पर काम शुरू हो चुका है। परवेज़ इलाही पहले भी वज़ारत आला से अलग होने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब तो अदालत में जमा बयान हल्फी के बाद वो इमरान खान को असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला बदलने के लिए ज़ाहिर कायल कर सकेंगे। एक वक्त भी उनको मिल गया है अदालत के इस फैसले के बाद। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम फ्रीकैन को 11 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। बज़ाहिर 11 जनवरी तक तो अब असम्बलियाँ तहलील होने का कोई चांस नहीं है, ख़तरा टल गया है। नतीजा ये है कि PDM की
हिकमत अमली के बायस इमरान खान आज तारीख देने के बावजूद असम्बलियाँ तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके हैं। तो देखना ये होगा कि अब PDM के प्लान्स के आगे कप्तान कौन सी डिलीवरी फेंकते हैं जो उनके अर्ली इलेक्शन के मुतालबे को मनवा सके। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब आपका। अली साहब, PDM की भी ये कोशिश थी कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना हो। जैसे ही इमरान खान साहब ने ऐलान किया था पिछले हफ्ते दोनों वज़राए आला को बिठाकर, तो PDM ने कहा था कि हम तो इसको रोकने की हर मुमकिन जो है वो कोशिश करेंगे कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना हो। फिर पिछले 2-3 दिन से जो सारी एक्टिविटीज़ चल रही थी, फिर गवर्नर का डी-नोटिफाई करना, फिर वज़ीर आला का अदालत चले जाना, फिर 11 जनवरी तक अब टाइम मिल गया है, फिर अंडरटेकिंग दे देना कि तब तक वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे अगली समात तक। तो क्या आप समझते हैं कि ये परवेज़ इलाही की भी ज़ाहिर ख्वाहिश थी? वो इंटरव्यूज़ में भी कह चुके हैं, मोनिस इलाही भी ये बात कर चुके हैं कि अगर हमारी राय पूछी जाए तो हम चाहते हैं कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। तो क्या आपको लग रहा है कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है, ये खतरा टल गया असम्बलियाँ तहलील होने का? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहली बात तो ये है कि कल रात जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और ये हमारी जमहूरियत में एक अजीब सी रिवायत चल पड़ी है कि रात को ही शब खून मारा जाता है, और ये एक तरह से पुरानी शराब नई बोतल में डालने की कोशिश की गई। जो 58-B का जिन बोतल में बंद कर दिया गया उसको कल रात दोबारा निकालने की कोशिश की गई। ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। कल को फिर सदर मुमलिकत भी जाहिर है फिर उधर भी इस चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है। जाहिर है हमारे सदर जो हैं वो तो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, लेकिन कोई तो क्या वो भी कोई चांस है शहबाज शरीफ को कहें एतमाद का वोट लो ना लें, डी नोटिफाई कर दें? ये एक्सरसाइज वहाँ भी 58-2B के खात्मे के बाद ये कैसे रिपीट हो सकता है ये सारा कुछ? यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं अर्ज कर रहा था, आपने बात बीच में काट दी कि अगर कोई बलीगुर रहमान साहब जैसा उनका कोई डुप्लीकेट सदर बन गया तो कल को वो भी यही करेगा। हालांकि ये एक प्रोरोगेटिव होता है चीफ एग्जीक्यूटिव का। ये जो आज हुआ है मैं समझता हूँ कि चलें एक सिचुएशन बेहतरी की तरफ चल पड़ी है। एक अंडरटेकिंग दी गई है अदालत में। हालांकि मेरी एज अ लॉयर ये मेरी एक राय है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट या आप पे एक बिस्टो किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको एक हक दिया है, उसको आप किसी भी अंडरटेकिंग से आप डिनाउंस नहीं कर सकते। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के सुपरा कोई चीज नहीं होती, लेकिन एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है और हम उसको ओबे करेंगे कि अदालत में हमारी तरफ से कमिटमेंट गई है तो हमें उसको करना है। अब ये अगली तारीख तक आपकी बात सही है जो आपने इसका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस दिया है कि अगली तारीख तक तो उसको नहीं डिसोल्यूशन की जा सकती। लेकिन अगर अगली तारीख के बाद अदालत हमें कहती है कि आप कॉन्फिडेंस का वोट लें, जो हम पे कंपल्शन उनकी तरफ से नहीं है, लेकिन जैसे ही वो लिया जाता है तो उसके बाद डिसॉल्व उसको किया जा सकता है। और डिसोल्यूशन के लिए उसकी जरूरत भी कोई ऐसी कंपल्शन ये सारी नौबत क्यों आई? एतमाद का वोट क्यों नहीं लिया गया? नंबर्स पूरे हैं, नंबर्स आप लोग पूरे करके दिखा देते। अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई बंदा इधर से उधर जा ही नहीं सकता है, उनके वोट जाहिर है काउंट ही नहीं होंगे, शुमार ही नहीं होंगे। तो फिर एतमाद का वोट लेने में रिलक्टेंट कौन था? लोग पूरे नहीं थे, वजह क्या बनी? ये सारी जाहिर है सूरत हाल इसी वजह से पैदा हुई ना कि एतमाद का वोट नहीं लिया। सियासत में आप गैर जरूरी बोझ अपने सर पे नहीं लेते। जिम्मेदारी PDM की हुकूमत की थी, पंजाब की अपोजिशन की, कि वो अदम एतमाद ला रहे थे, तो आप किसी और के सर का बोझ अपने सर कहीं नहीं लेते, खासकर सियासत में। हालांकि आपको याद होगा कि कोई कानूनी या आईनी कंपल्शन नहीं थी, लेकिन अखलाकी तौर पे इमरान खान साहब ने जब हफीज शेख साहब का इलेक्शन आपको याद होगा सेनेट का, हम यहाँ पे हारे थे इस्लामाबाद में, तो हम सब की राय ये थी खान साहब को कि कोई ज़रूरी नहीं है, आप पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं। अखलाकी तौर पे मैं, चूँकि इस्लामाबाद की सीट हम हार गए हैं, मैं अखलाकी तौर पे समझता हूँ कि हमें अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। तो बगैर किसी के कहे या किसी के डायरेक्शन के खान साहब ने वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको याद होगा लिया। आसान नहीं था, क्योंकि उसके लिए काफ़ी तगदो करनी पड़ती है, अपने लोग आपको लाने पड़ते हैं, या कोई लोग बाहर होते हैं, कोई उम्रा पे, कोई बीमार, कोई दौरे पे, कोई इधर कोई उधर। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि तो आप समझते हैं कि परवेज इलाही साहब को इखलाकी तौर पर एतमाद का वोट लेना चाहिए था? इखलाकी तौर पर जिस तरह इमरान खान साहब ने लिया था, परवेज इलाही साहब भी ले लेते तो ज़ाहिर है असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का आप लोगों का जो एक प्लान था, जो अनाउंस भी किया गया, फिर तो उसको कोई रोक नहीं सकता था।
मेरे ख्याल में अखलाकी तौर पे तो अपोजिशन, जो पंजाब की अपोजिशन है, उनको ये ऑप्शन रहने देना चाहिए था, क्योंकि बरमला पीडीएम की लीडरशिप बशमूल उनके इंटीरियर मिनिस्टर की और बहुत सी ऑन की लीडरशिप की, क्या आप इनको दोनों असम्बलियों को आप तहलील करें और अगले दिन आप जनरल एक्शन ले लें, तो अपनी बात से तो पीछे ये लोग हटे हैं। अखलाकी तौर पे तो जो पीडीएम की हुकूमत है वो बैकफुट पे गई है। अच्छा अली साहब, ये 3-4 महीनों से क्या फ़र्क क्या पड़ जाएगा? इतनी एक्सरसाइज करने का क्या फ़ायदा है? मामला अदालत में चला गया है, कुछ लोगों की जो ख्वाहिश थी वो पूरी होती नज़र आ रही है कि असम्बलियों की जो मुद्दत है इनको अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, तो इतना बड़ा स्टंट खेल कर ये क्या मिला है तहरीक इंसाफ को? एक तो ये बात बड़ी क्लियर हो गई कि इमरान खान साहब ने जो बात की थी कि हम असम्बलियां तोड़ेंगे, तो अपनी बात पे खड़े रहे, और जो डर गए उसका नाम पीडीएम है, और इमरान खान साहब अपनी बात से पीछे नहीं हटे। आज जुम्मे का एक मुबारक दिन था, बड़ा नेक दिन था इस नेक काम के लिए, लेकिन पीडीएम वैसे बात कर रही थी कि कोई नहीं टूटे फूटेंगी असम्बलियां, भले इन्होंने अनाउंस कर दिया है। ये पिछले इमरान खान साहब की तकरीर के बाद क्या पीडीएम के बयानात निकाल कर देख लें, वो उसी दिन कहना शुरू हो गए कि कोई नहीं टूटेंगी, बिल्कुल नहीं टूटेंगी असम्बलियां, और वही हुआ है। देखिए, खान साहब ने तो बड़ी सियासी बालिग नजरी का सबूत दिया जब उन्होंने 6 दिन का गैप दिया, कि 6 दिन में एक ऑप्शन दिया कि असल में तो मकसद ये नहीं था कि असम्बलियां तोड़े, कोई असम्बलियां तोड़ने का गेम खेलने तो हम सब नहीं आए बैठे, असल मकसद तो जनरल इलेक्शन फोर्स करना था। एक मौका दिया था सियासी प्लेयर्स को कि बैठे, सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करें और इसका कोई हल निकालें, क्योंकि आइडियल सिचुएशन तो नहीं है कि कोई कहे कि अपनी मुद्दत पूरी करें। इस वक्त तो इस दलदल से, सियासी दलदल से निकलना है, ये भी निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये जो अभी बजट आ रहा है 2023 का, तो वो जो भी हुकूमत आएगी मुल्क के लिए अच्छा ये है कि बजाय इसके कि ये हुकूमत वो बजट दे जो उसने जल्दी में अपने ज़ाहिर अपने एंड्स मीट करने हैं और अपनी फायर फाइटिंग करनी है, ये बजट वो हुकूमत दे जिसने 5 साल मुल्क चलाना है, ताकि जो काम इस बजट के बाद नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होगा और वो अगला बजट 2024 का फिर मुल्क को ठीक करने का बजट होगा, हम 1 साल डिले में क्यों जाएं? 2023 में ये तो आप लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन आईनी तौर पर उन पर तो कोई कदगन नहीं है, वो तो आईनी अपनी मुद्दत अगर पूरी करना चाहते हैं उन्हें कोई रोक तो नहीं सकते, लेकिन ये आप लोगों की ख्वाहिश है कि वो लोग ये बजट पेश ना करें। मुद्दत तो जाकर अभी कोई जुलाई अगस्त में पूरी होगी ना इस हुकूमत की। देखिए, हमारी ख्वाहिश नहीं है, मुल्क की जरूरत है। मैंने आपको जो नुक्ता पेश किया, आई होप कि आप उसको अप्रिशिएट करेंगी कि ये 2023 में ये पीडीएम की हुकूमत, जिससे कोई मुल्क का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, वो कहते हैं ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, ना फॉरेन अफेयर्स, ना इंटरनल सिक्योरिटी, ना मईशत, कोई चीज उनसे ठीक नहीं हो रही। तो इन लोगों ने जो दिया, तो ये तो फायर फाइटिंग करेंगे ना कि अगला बजट अपना ये इस तरह से देंगे कि हम इलेक्शन कैसे जीतें। हमें इलेक्शन जीतने वाला बजट नहीं, मुल्क की इकोनॉमी ठीक करने वाला फ्यूचरिस्टिक बजट चाहिए। वो वही हुकूमत देगी जिसके पास इस बजट से पहले 5 साल का मैंडेट आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क के सबसे बड़े सूबे में इक़्तिदार की रस्साकशी नाज़रीन जारी है। 11 जनवरी तक असम्बली अब नहीं टूटेगी और एतमाद का वोट ना लेने पर अब गवर्नर फिर वो दोबारा कार्रवाई नहीं कर सकेंगे जो कल रात उन्होंने की और मामला अदालत में पहुंचा। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ हैं। बड़े टेक्निकल कुछ क्वेश्चंस है, कानूनी क्वेश्चंस है, जिससे कन्फ्यूजन भी पैदा होती है, जिसके बारे में जानने की भी हर कोई ख्वाहिश रखता है। इसी पर बात करूंगी मैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो आईनी एक बहरान पैदा हुआ है, अब ये मामला तो अदालत में है, अब यही समझा जाए कि ये सिर्फ एक अबूरी रिलीफ है, गवर्नर का जो ऑर्डर था ये सिर्फ मुअत्तल हुआ है अभी? देखिए, ये वो रिलीफ है जो कि गालिबन पीडीएम चाह रही थी और चौधरी परवेज इलाही साहब भी इससे खुश होंगे, क्योंकि ये नहीं चाह रहे थे कि असेंबलीज की डिसोल्यूशन हो। हाँ, इमरान खान साहब जो चाह रहे थे कि असेंबलीज डिसॉल्व हो जाए फौरी तौर पे, वो नहीं हो पाया और केस में उन्होंने कहा कि जी आफ्टर विंटर वेकेशंस यानी 11 जनवरी के बाद ये लगेगा। अब लगेगा, फिर नोटिस हुए, आज जवाबात आएंगे, चलेगा आगे। और मीनवाइल उन्होंने ये कोई ऐसी डायरेक्शंस नहीं दी
कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है इस पे स्पीकर साहब जो सी है गिनती करवाएंगे। मतलब क्या 11 जनवरी तक ना तो असेंबली टूटनी है और ना ही गवर्नर दोबारा एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे, ना ही अब 11 जनवरी तक पाबंद है परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लेने पर, 11 तक रिलीफ है हर लिहाज से? देखिए उन्होंने कहा है कि जी परवेज इलाही की या स्पीकर की अपनी मर्जी है कि अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहे, स्पीकर ने आप दोबारा नहीं कहना, स्पीकर की तरफ से ऑलरेडी आ गया है। अब ये बात अदालत में चली जाएगी कि अल्टीमेटली ये केस चलता रहेगा और एंड में अगर अदालत कहती है कि ठीक है कि वो जो डी नोटिफाई किया था गवर्नर साहब ने वो एक गैर आईनी अमल था और जो मंजूर भुट्टो की 95-96 की जजमेंट है उसमें भी यही हुआ था और अल्टीमेटली अदालत ने कहा कि चूंकि अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ चुका है तो एक रीजनेबल टाइम दीजिए और 10 दिन का टाइम, हाँ 10 दिन के टाइम का वो ड्यूरेशन था। ये तो पहले केस चलेगा, पता नहीं जनवरी फरवरी मार्च कब तक चलता है, फिर एंड में फैसला आता है। वो फैसला भी 6 से 7 माह बाद आया था मंजूर भुट्टो साहब का। तो ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट करने की वो कोशिश की गई जो कामयाब हो गई है? देखिए ये वो थिंकिंग थी, दो स्कूल ऑफ थॉट्स थे। एक कह रहा था कि मौजूदा सेटअप, मौजूदा असेंबलियां अपनी मुकर्ररा मुद्दत तक जाएंगी और अर्ली इलेक्शंस नहीं होंगे, और इमरान खान साहब चाह रहे थे कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जाए जिसमें वो केपी और पंजाब की असेंबलीज डिसॉल्व करना चाह रहे थे। और जो केपी की असेंबली है उसको उन्होंने कनेक्ट कर दिया कि पंजाब की असेंबली डिसॉल्व होगी तो केपी की होगी। तो अब बाज़ाहिर ऐसे लगता है कि इन नियर फ्यूचर एटलीस्ट, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जो बात है ना ये बड़ा रिस्की काम है। अगर तो वजीर आला परवेज इलाही नहीं, मुझे एक बात बताएं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अब एक कैसे रिस्की काम रह गया है? अब कोई अपनी पार्टी से हटकर वोट दे नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। क्या गैर हाजिर जानबूझकर कॉन्शियसली ये हो सकता है कि जानबूझकर आप किसी को गैर हाजिर रहने का कह दें या इस तरीके से आप जो है ना किसी को नाकाम बना सकते हैं? अदरवाइज वोटिंग तो नहीं हो सकती, पार्टी से हटकर वोट नहीं दे सकते। इसमें वोटिंग नहीं होनी, ये ध्यान में रखिए कि अब इन्होंने 186 मेंबर्स ला के खड़े करने हैं, शो करना है, हाँ शो करना है। और 186 मींस के टोटल इनकी स्ट्रेंथ 190 है। अगर 4-5 आदमी जरदारी साहब की भेंट चढ़ जाते हैं और वहां बैठे हुए जरदारी साहब, तो फिर ऐसी सूरत हाल में फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, वजीर आला परवेज इलाही खत्म हो जाएंगे, असेंबलियां डिसॉल्व नहीं हो सकती और फिर इलेक्शन होगा अगले वजीर आला के लिए, जिसके मतलब अब पक्के पैर काम करना पड़ेगा परवेज इलाही साहब को और ये इंश्योर उनको करना पड़ेगा कि उनके पूरे 186 लोग उस दिन मौजूद हों। देखिए जी परवेज इलाही के तो 10 ही आदमी है ना, उनमें ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है। पीटीआई के 167 है, तो उनको भी काफी इशू है और बंदों को बैरून मुल्क हो और लालच, आपको पता है बोलियां अरबों में लग रही है। और ऐसी सूरत हाल में अब इमरान खान साहब के पास एक कार्ड ही बचा है, बाकी तो खत्म हो रहा है कि जी अगर उनके बंदे रिजाइन दे देते हैं असेंबली से फौरी तौर पे, अगर 123 आदमी रिजाइन देते हैं 167, तो इट मींस कि परवेज इलाही साहब वजीर आला नहीं रहेंगे पंजाब असेंबली में, फिर वो भी रिजाइन देंगे और फिर ये वही जो नेशनल असेंबली का बुरहान है वही यहाँ भी आ सकेगा। अदरवाइज हमें लग रहा है कि ये जो इलेक्शन अर्ली वाली बात थी, अब अगर ये जनवरी और फेब में चली जाती है ये बात, तो फिर उसके बाद तो आप करीब ही आ जाते हैं, 3 महीने का टाइम होगा, जून, फिर वो जुलाई। तो ऐसे में तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल बेसूद लग रही है। अगर ये मामला इसी तरह लिंगर ऑन होता है और चलता है, अदालत की वजह से चलता है, तो फिर तो ये सारी एक्सरसाइज बेसूद हो जाती है। मुझे एक और चीज़ बताइएगा, जो अदम एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर ने कहा था, जब ऑलरेडी एक सेशन चल रहा हो तो एक कार्रवाई के ऊपर कार्रवाई चल सकती है? देखिए अदालत ने आज एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि अगर सेशन चल रहा है तो फिर नया सेशन बुलाने की जरूरत नहीं, उसके अंदर भी कार्रवाई हो सकती है। तो गवर्नर साहब का, लेकिन गवर्नर को ये इख्तियार कहीं नहीं है कि वो अभी तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, 24 आवर्स का टाइम देता है और उसके बाद डी नोटिफाई कर दे। इसमें तो ऐसे ही है कि फेडरल गवर्नमेंट जो सिर्फ एक वोट पे खड़ी है, अगर जरदारी बिलावल भुट्टो बाहर है, यूनाइटेड नेशंस गए हुए हैं साथ, और सदर साहब कह दें एतमाद का वोट लेने के लिए, तो सारा मामला 58-2 वाले हो गए जो अब शामिल ही नहीं है, खत्म कर दिए गए हैं। तो सदर साहब भी डी नोटिफाई कर दे। ऐसे आइन की ये मंशा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज की इजाजत नहीं देता और ये ऑलरेडी डिसीजन भी आ चुका है। तो अब लेट्स सी कि पॉलिटिकली
शायद अब यही सूट करेगा कि पंजाब असेंबली भी परवेज इलाही ही चलाते रहेंगे और उसके बाद देखा जाएगा। अंडरटेकिंग की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये अदालत का ये इख्तियार है कि ऐसे असेंबली के मामलों पर इस किस्म की अंडरटेकिंग लें कि आप असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते? ये तो दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन कि अदालत के पास ये इख्तियार है कि या तो वो कहे कि जी ये जो गवर्नर ने काम किया है ये गैर आईनी है, ये दुरुस्त नहीं है, भट्टो साहब की जजमेंट को सामने रखे, लेकिन वो ये अंडरटेकिंग लेने वाला जो काम है, ये काम ये है कि जी ठीक है आगे छुट्टियां आ रही हैं लंबी, ये वही बात है कि जी पार्टीज को बुला के एक दफा बुलाया गया, दूसरी दफा बुलाया गया और एक तरह का परवेज इलाही साहब को कहा गया, तो ये वही सेटलमेंट वाली बात ज्यादा हमें करीब तक नजर आई। तो अदालत में किस बेसिस पर सारे मामला चलेंगे कि गवर्नर की जो रूलिंग थी इस चीज पर फैसला होगा कि गवर्नर ने जो डीनोटिफाई किया आईनी था गैर आईनी था, ये सारे मामला इसी पर अब चलेंगे और ये मामला बहुत ज्यादा लटक भी सकता है? अदालत में मामला चलते रहेंगे एट द एंड ऑफ द डे जो सा भी वो महीना होगा, अदालत कह देगी कि चूंकि गवर्नर ने सिर्फ 24 घंटों का टाइम दिया था, ये गैर फितरी है, गैर आर्मी है, ये रीजनेबल टाइम नहीं है, तो इनको मजीद टाइम देना चाहिए। उनसे पूछ लेंगे, वो कहेंगे जी ठीक है हम 10 दिन का दे देते हैं, भुट्टो के केस में भी 10 दिन का टाइम दिया था, और उसके बाद वो कह देंगे कि जी चूंकि अब ये आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है तो 10 दिन का टाइम है। तो आई थिंक ये सारी एक्सरसाइज अब फुटाई। अच्छा, अदालत के हुक्म पर भी ये हो सकता है कि परवेज इलाही इस चीज के पाबंद हों कि आपने जो है ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, ये अदालत भी हुक्म दे सकती है, राइट? नहीं, अदालत तो ये कह सकती है कि चूंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की आपके पास अंडर आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 गवर्नर साहब ने कह दिया है, जब गवर्नर साहब ने कह दिया है तो अदालत से जैसे ही मामला खत्म होगा तो फिर उस पर वोटिंग होगी, उसको ये नहीं। लेकिन मसला ये ना कि अदालत से मामला खत्म कब होगा? महीना चलता है, 2 महीने चलता है, अदालत कब तक इस मामले को जो है ना वो आगे ये मामला लटकेगा? सब तो इसी चीज पर डिपेंड कर रहा है। देखिए जी, अदालत में मुझे जो नजर आ रहा है ये मामला जल्द खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जनवरी का एंड हो या कुछ हो, फिर ये कहा जा सकता है कि जनाब उस वक्त तो गवर्नर साहब का ख्याल था कि पीटीआई के और काफ लीग के लोग टूट रहे हैं, लेकिन अब ऐसे लगता है कि शायद वो इनकी बॉन्डेज स्ट्रॉन्ग हो गई है, अब वो वाली पोजीशन नहीं रही, तो मुमकिन तौर पे वो अपना विड्रॉ भी कर लें और इसी तरीके से सिस्टम चलता रहे। या फिर ये हो सकता है कि उस वक्त अगर फिर प्रेशर डालना है तो देखिए 186 आदमी पूरा करेंगे, चाहे फरवरी हो का एंड हो, अदरवाइज फिर नई गवर्नमेंट भी आ सकती है इलेक्शन से करीब, हमजा शहबाज शरीफ की। लेकिन आप देखें ना कि केपी के असम्बली की तहलील को इन्होंने नथी कर दिया है पंजाब असम्बली की तहलील से कि ये होगी तो वो तहलील करेंगे। अभी अगर दोनों असम्बलियों का मामला तहलील की तरफ नहीं जाता तो फिर कौमी असम्बली में रेजिग्नेशंस अगर आप दे भी देते हैं तो फिर उसकी क्या अहमियत रह जाएगी? यू आर करेक्ट कि अगर दोनों असेंबलियों का मामला नहीं होता तो फिर कौमी असेंबली में जैसे स्पीकर साहब ने कहा है, राजा परवेज अशरफ ने, कि आप इंफरादी तौर पे तशरीफ लाते रहिए, तो ठीक है एक वीकेंड पे 2 आदमी चले जाएंगे, फिर अगले वीकेंड पे 2-3 और। वैसे लगता है कि उधर भी लोगों की ख्वाहिशात पूरी हो रही है, वहां पे भी पीटीआई के लोग रिजाइन नहीं देना चाहते हैं और इधर भी लोग चाहते हैं कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। असल में मुल्क को अगर देखा जाए तो जिस नहज पे इकोनॉमी आ चुकी है, जहाँ पे IMF हमारे से भाग रहा है, हमें वो कह रहा है कि जी इसाक डार साहब मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो इन चीजों को देखना है कि अगर 8 माह में ये रिजल्ट आ चुके हैं तो अगले 7-8 माह में अगर इसी को कंटिन्यू कराया गया और यही सेटअप से मतलब ये है कि यही फाइनेंस मिनिस्टर और यही टीम अगर लगी रही तो फिर खुदा न खास्ता दिवालिया तो ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं। तो ये वो चीजें हैं जो सोचने की हैं और जिसपे इलेक्शन और पॉलिटिक्स से ज्यादा पाकिस्तान की सालमियत इस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी है या इकोनॉमिक सिक्योरिटी है ये इंटरलिंक्ड है। तो अभी सारी सूरत हाल को आप कह रहे हैं कि हम एक आईनी बहरान से गुजर रहे हैं। पंजाब में जो कुछ हुआ कल रात या जो चल रहा है आज के फैसले के बाद, ये सब एक आईनी बहरान की तरफ ही निशानदेही करती है सारी सूरत हाल। देखिए शाजिया, बड़ी एक सिंपल सी बात है कि आपके ने पैसा लेना है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल डोनर से, सऊदी अरब से, UAE से, चाइना से। वो जब उनको नजर आएगा कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे में जो गवर्नमेंट है वो इस तरह से झटकों से चल रही है,
उन्हें जब नजर आएगा कि नेशनल असेंबली में जो है सबसे बड़ी जमात बाहर बैठी हुई है, तो वो यही कह रहे हैं कि आप अपने मुल्क में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाते, हम आप पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी पॉलिसीज को हम कैसे लॉन्ग लास्टिंग समझ सकते हैं। तो ये वो चीज है कि जो सेन माइंड्स हैं, ये जिन्होंने फैसला करना है इलेक्शंस या जो भी बातें हैं, वहां ये मैटर कर रही है। अदरवाइज मुल्क के सबसे बड़े सूबे में अगर ये हाल होगा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का, तो क्या IMF या वर्ल्ड बैंक या चाइना या सऊदी अरब या UAE आपको पैसा देगा? कतई नहीं देगा। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामिल अली आगा साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कामिल अली आगा साहब। कामिल साहब, लग रहा है कि ये पॉलिटिकल सेटलमेंट अब इस सारी सिचुएशन से हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हुई है। काफ लीग भी ये चाहती थी, परवेज़ इलाही साहब भी चाहते थे, उनकी अपनी ख्वाहिश थी। वो अलग बात है कि इमरान खान साहब के हुक्म के साथ वो खड़े थे कि असम्बलियों को डिसॉल्व करना है। मोनिस इलाही साहब भी एक प्रोग्राम में कह चुके हैं हमारी अपनी जो ख्वाहिश है, राय है, वो ये है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, लेकिन जो इमरान खान कहेंगे हम वो करेंगे। तो एक तरह आप लोगों की एक ख्वाहिश तो पूरी हो रही है, लेकिन साथ साथ एक आईनी बहरान भी है, मामला भी कोर्ट में चला गया है। अब 11 जनवरी तक तो परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला हैं, उसके बाद सूरत-ए-हाल कहाँ जाती हुई लग रही है आपको? देखिए जी, ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और हमारी ख्वाहिश जो है वो इस हद तक थी कि मार्च तक असम्बलियां जो है उनको ना तोड़ा जाए, ताकि जो डेवलपमेंट वर्क शुरू हुआ है, जो पॉलिसीज हमने नई वजह की हैं चौधरी परवेज इलाही के VN के मुताबिक, वो चीज़ें जो है ऑन ग्राउंड सामने आनी चाहिए, और उनके जो फ़वायद हैं वो भी आने शुरू होने चाहिए, ताकि पॉलिटिकली जो पिछले 4 साल से इस सूबे के अंदर जो कुछ हुआ और जितनी अपना महरूमियों का शिकार रहा, डेवलपमेंट ना होने की वजह से, तरक्याती काम ना होने की वजह से, नई पॉलिसियां, नए हॉस्पिटल, नई स्कीमें, ये सारी की सारी जो है वो रुकी हुई थी, और फंड्स जो है वो एलोकेट नहीं हो रहे थे। तो उसकी वजह से हम चाहते थे, लेकिन उसके साथ चौधरी परवेज इलाही साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि अगर इमरान खान साहब कहेंगे तो मैं 1 मिनट नहीं आधे मिनट में असम्बलियां तोड़ दूंगा। हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन आज हैरानगी इसलिए हुई ना कि अदालत को यकीन दहानिया कि असम्बली हम नहीं तोड़ेंगे, अंडरटेकिंग दे रहे हैं, उधर से यकीन दहानिया कराते रहे, वो असम्बली तहलील करेंगे। आज की अंडरटेकिंग के मामले में क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि मोनिस इलाही साहब ने एतमाद में लिया इमरान खान को? क्योंकि ज़मानपा के बाद मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम अंडरटेकिंग से अग्री तो नहीं करते, बहरहाल असम्बलियां जरूर डिसॉल्व होंगी। क्या इमरान खान साहब ऑन बोर्ड थे इस अंडरटेकिंग पे? जी बिल्कुल थे। वो उनकी इजाजत के बगैर तो कोई फैसला नहीं हुआ, और उनकी इजाजत से ही ये अंडरटेक किया गया कि हम जो है वो असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे उस वक्त तक जब तक हम एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकते, या कर लेते, या अदम एतमाद की तहरीक आने की सूरत में अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो नाकाम नहीं बना लेते। तो फिर तो फवाद चौधरी साहब को ये नहीं कहना चाहिए था कि PTI तो अग्री नहीं करती इस अंडरटेकिंग से? देखें, वो उन्होंने अदालत के हवाले से कहा है कि अदालत ने हमें इस बात पे मजबूर किया है कि हम अंडरटेकिंग दे। वो उन्होंने काफ लीग के बारे में या चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में नहीं कहा। जो कुछ हुआ है फवाद चौधरी साहब के इल्म में और उनकी मौजूदगी में ये सारी चीजें तय हुई, और उसके बाद जो है वो अदालत में अंडरटेकिंग दी गई। तो अब वैसे एक बात बताएं कि एतमाद का वोट क्यों नहीं लिया? वो अलग बात है कि मंजूर वट्टू केस का हवाला दिया जाता रहा और 10 दिन का वक्त दिया गया, जब मामला उस वक्त 1995 में सारा मामला अदालत में गया था। क्या लोग पूरे नहीं थे जिसकी वजह से एतमाद का वोट नहीं ले सके, या इसी वजह से रिलक्टेंट थे आप लोग? नहीं, ये प्रॉब्लम तो एक अलग चीज है। बात तो यह है कि स्पीकर जो है वो इस बात पे कायल नहीं थे कि 2 इजलास चल रहे हैं। एक तो वो वाला इजलास जो जिसमें हमजा शहबाज जो है वो उसको वजीर आला बना दिया गया, नाम नहाद किस्म का इल्जाम अपना इजलास,
वो आज तक चल रहा है, उसको गवर्नर साहब ने प्रोरोग ही नहीं किया हुआ। और दूसरा इजलास जो है वो स्पीकर सूबाई असेंबली ने बुलवाया हुआ है, जो चल रहा है पिछले कई माह से। वो दोनों इजलास चलते हो तो तीसरा इजलास जो है उसको कैसे बुलाया जा सकता है? एक इजलास स्पीकर ने बुलाया हो तो उसकी मौजूदगी में दूसरा इजलास जो है वो गवर्नर नहीं बुला सकता। वैसे तो लेकिन अगर एक इजलास चल रहा हो तो उसमें दूसरी कार्रवाई तो शामिल हो सकती है, एजेंडा तो दूसरा शामिल हो सकता है। नहीं, कतई तौर पे नहीं हो सकता। ये रूल्स जो है इस बात की इजाजत नहीं देते। रूल्स जो है वो अगर आप पढ़ें तो वो रूल्स जो होते हैं, ये असेंबली के रूल्स जो होते हैं बाकायदा कानून साजी के जरिए बनाए जाते हैं। ये कोई मजाक नहीं होता, उसके ऊपर अमल दरामद लाजमी होता है, उसको यकीनी बनाना होता है। और स्पीकर जो है वो पाबंद होता है कि रूल्स के मुताबिक चले, उनको वायलेट ना करे। तो ये तो बात उनके दरमियान चल रही थी, स्पीकर और गवर्नर के दरमियान। ये अचानक जो है ये इल्जाम लगा के कि जनाब चौधरी परवेज लाई ने अवॉइड किया है अपना एतमाद का वोट लेने से। ऐसे नंबर्स पूरे हैं? मैं डी नोटिफाई करता हूँ। ये गवर्नर पंजाब ने वायलेट किया है। कामिल अली आगा साहब, वैसे नंबर्स पूरे हैं आप लोगों के? जी नंबर पूरे हैं। नंबर कैसे किधर जाने हैं? नंबर यही हो सकता है कि चंद लोग जो है, हो सकता है कि उम्रे पे मुझे इतला मिली थी, कोई उम्रे पे गए हुए हैं, कोई एक दो लोग जो है वो बैरून मुल्क है कि किसी मजबूरी की वजह से, और एक मेंबर जो है वो उनकी कोई अजीजा बीमार है, उसकी वजह से वो गालबन बैरून मुल्क है। तो ये अगर टाइम दे दिया जाए जैसा कि वट्टू वाले केस में दिया गया, और दिया नहीं गया बल्कि अदालत ने हुक्म किया कि इसके लिए जरूरी है, अगर आपने चले अगर 10 दिन का टाइम मिल भी जाता, कामिल अली आगा साहब, कम से कम देना होगा। 10 दिन का टाइम मिल भी जाता, लेकिन आप लोगों ने तो अल्लाह का शुक्र ही अदा किया होगा, और करना भी चाहिए। जो आप लोगों की ख्वाहिश थी, जो अभी आपने मेरे प्रोग्राम में भी शुरू में कहा कि जो तरक्याती काम थे, ये जो काम शुरू किए हुए थे, वो आप लोगों की ये तो ख्वाहिश है ना कि पंजाब के जो काम है वो पूरे हों। तो जो भी होता है अल्लाह उसमें बेहतरी होती है। ये देखें, जो अल्लाह की तरफ से होता है वो तो इंसान उसको रोक ही नहीं सकता। और हमने तो हमेशा ये दुआ की है कि अल्लाह पाक मुल्क की और सूबे की बेहतरी करे, और वो फैसले हों जो अवाम की के लिए बेहतर हों। इसके अलावा तो हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। आज के ये जो सारी एपिसोड चल रही थी ना 2-3 दिन से, ये सबको जोड़ा जा रहा है। जो पिछले हफ्ते एक बड़ी अहम मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, पिंडी में, परवेज इलाही साहब की, उसी का नतीजा कह रहे हैं कि सारा उधर से ही, सारा स्क्रिप्टेड और सारा प्लान उधर से ही बना है। नहीं, कतई तौर पे इस किस्म की कोई बात नहीं है। ये मफरूजे बनाए जाते हैं, और जहाँ कोई और खबर नहीं होती तो इस किस्म की खबरें गढ़ ली जाती हैं। टेबल स्टोरीज तो चलती हैं ना सहाफत के अंदर, ये कोई नई बात तो नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामिल अली आगा साहब मेरे साथ। शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। एक के बाद एक दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, यह सिलसिला फिर शुरू हो गया है। इस बार खुदकुश हमलावर बारूद से भरी टैक्सी में पिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल हुआ और खुदकुश हमला कर दिया। गाड़ी नाके पर ही धमाके से उड़ा दी गई, लेकिन इनसे निमटने को ये कौम तैयार है। वो दिन भी हमें याद हैं जब कलअदम तहरीक तालिबान मसाजिद तक पहुंच गई, स्कूलों को नहीं छोड़ा, सिक्योरिटी फोर्सेस के दफातर भी महफूज नहीं थे, तब भी ये कौम तैयार थी। दहशतगर्दों ने वतन अजीज़ के जिस हिस्से पर कदम रखा, कौम ने अपने खून से नापाक कदमों के निशान धोए और साबित किया कि कौम तैयार है, तैयार थी और तैयार रहेगी। तुमने बाजारों की रौनकों में वीरानी के रंग भरना चाहे तो ये कौम तैयार थी। फजाओं में बारूद की बू थी, खून था और खौफ के साए थे, तो तब भी ये कौम मजबूती के साथ तैयार थी। दहशतगर्दों के अज़ाइम तो बहुत आगे के थे, लेकिन जब जिंदा दिल पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी तो दहशतगर्द थक गए, लेकिन ये कौम खड़ी थी। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ज़रब अज़्ब हो या रद्दुल फसाद, ये कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी रही। कामयाब ऑपरेशंस ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ कर रख दी। अब एक बार फिर पुराने दुश्मन ने वार किया है,
लेकिन ये कौम तैयार है, पाक फौज तैयार है। दहशतगर्दों की हालिया कार्रवाइयों के मुहर्रिकात क्या हैं, कार्रवाइयाँ कहाँ से कंट्रोल हो रही हैं, दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ से इन्हें सपोर्ट मिल रही है, नई अस्करी क़यादत के लिए कितने बड़े चैलेंज है, कैसे निपटा जाएगा, इसी पर मैं बात करूँगी। रुस्तम शाह महमद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह साहब आपका। रुस्तम शाह साहब, पिछले कुछ 2-3 महीने से हम ऐसी कार्रवाइयों में बहुत ज़्यादा तेज़ी देख रहे हैं। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? क्या तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात को संजीदा ना लेना, मुज़ाकरात को आगे ना बढ़ाना, बातचीत ना करना, यही वजह है ये जो है ना इस तरह के जो वाक़यात हैं बढ़ते जा रहे हैं? जब टीटीपी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात का जो ब्रेक डाउन हुआ और फिर काबुल में वफद भी भेजा गया, वो मुज़ाकरात भी कामयाब ना हो सके, तो अब टीटीपी वाले जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं और डेस्परेट हैं, और वो उनकी जो उम्मीद थी कि कुछ बातचीत होगी, मसले का हल निकल आएगा, वो उम्मीद अब ख़त्म हो गई है। इसलिए वो डिस्परेशन में आके वो मुसलसल वार करते रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला अभी कुछ बदकिस्मती से कुछ देर और भी चलेगा। इसके 2 ही हल हैं, या तो हुकूमत पाकिस्तान उनके साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू करें, या फिर उनको कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी इंटेलिजेंस एजेंसीज ये सब इस्तेमाल करके उनका कला कम करने की कोशिश करें। साथ ही साथ अफगानिस्तान की हुकूमत से भी राब्ते तेज किया जाए, ताकि वहाँ पे जो लोग हैं टीटीपी के, उन पे दबाव बढ़ाया जा सके। लेकिन पहला ऑप्शन यही है कि उनसे दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। लेकिन मुज़ाकरात तो दोबारा होंगे, शराइत तो पुरानी होंगी, नए मुज़ाकरात होंगे, क्या पुरानी शराइत के साथ मुज़ाकरात की फिर कामयाबी मुमकिन है? देखिए, बाज़ उनके मुतालिबे ऐसे हैं जिन पे के फौरी तौर पे रद्द-ए-अमल देना बहुत मुश्किल है। मसलन वो कहते हैं कि ट्राइबल एरिया का जो पुराना स्टेटस है वो बहाल किया जाए। अब इसके लिए तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, तो वो तो उनको समझाया जाए कि भाई ये बात जो है इस वक्त हुकूमत के बस में नहीं है, इसके लिए तो एक तरमीम लानी पड़ेगी, इसमें वक्त लगेगा। दूसरा उनका मुताबिक ये है कि जो उनके लोग गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए। इस पर बात हो सकती है कि किस किस जुर्म की पादाश में वो गिरफ्तार हैं। तीसरा उनका ये मुतालबा है कि जो लोग डिसअपियर हो गए हैं मुख्तलिफ औकात में, उनका हिसाब किताब दिया जाए। वो जरा आपको मालूम है कि सिविल गवर्नमेंट से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखता है कि कितने लोग डिसअपियर हुए, कहाँ पर हैं, जिंदा हैं या नहीं हैं, तो उन पर भी कुछ बातचीत हो सकती है, क्योंकि जो हुआ है उसको आप अनडू नहीं कर सकते। तो अगर उनको इस इज्तिमाद में लिया जाए और तालिबान की हुकूमत का भी उसमें वो उनकी सपोर्ट भी शामिल हो, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी कुछ। लेकिन अफगान तालिबान तो इस सारे मामले में सालिस थे मुज़ाकरात में, और अफगान तालिबान ने कहा था कि हमारी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो क्या अब वो इस चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे या तहरीक तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे, कोई एक्शन लेंगे? देखिए डिपेंड करता है कि हुकूमत पाकिस्तान किस नहज पे, किस लेवल पे और किस इंटेंसिटी पे के साथ उनसे बातचीत करती है, और उनको एतमाद में लेके कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। वो उनकी जो बात है तो वो यही कहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन साथ ये भी है कि वहाँ जो लोग छुपे हुए हैं वो अपने कारिंदों को, अपने फैसिलिटेटर्स को, उनको तो भेज सकते हैं और ये कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, कुछ वक्त तक कर सकते हैं। हो सकता है कि उसके बाद तालिबान की हुकूमत अगर मजबूत हो जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि उनको एडवांटेज, टीटीपी को एडवांटेज ये है कि जब तालिबान की हुकूमत आ गई तो वहाँ पुलिस और फौज का निज़ाम ख़त्म हो गया। तो वहाँ पे कोई ट्रेन पुलिस नहीं है, वहाँ पे उनके अपने वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, जिनकी न एजुकेशन है, उनकी ट्रेनिंग है, तो उनको जिम्मेवारी दी गई है बॉर्डर मैनेजमेंट की।
लेकिन तो शाह साहब, बहुत मुश्किल रुस्तम काम शाह साहब, ऐसे जो हमले हो रहे हैं ये यहाँ पाकिस्तान में सहूलतकारी के बगैर तो मुमकिन नहीं है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है एक बार फिर से हम लोगों के लिए सहूलतकारों को ख़त्म करना, उनकी निशान उनको ढूंढना कि सहूलतकारी कौन कर रहा है। यहाँ तो फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल आ जाता है। यहाँ जो सहूलतकार हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमारी एजेंसियां पूरा अपने वसाइल को मोबिलाइज करें, अपनी ह्यूमन और मटेरियल वसाइल को वो करें, मोबिलाइज कर लें, तो उनका तो आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ उनके सिंपथाइजर हैं, कहाँ कहाँ उनके सपोर्टर्स हैं, कहाँ कहाँ उनके फैसिलिटेटर्स हैं। तो ये बात तो हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं है, एक चैलेंज जरूर है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ नई फौजी क़यादत क्या इस बारे में सोच रखती है तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से? वो मुज़ाकरात जो बहुत बार शुरू हुए, बहुत बार जो है ना वो उनका यही अंजाम निकला कि बग़ैर किसी मुस्बत नतीजे के ऐसे ही ख़त्म होते रहे हैं। तो नई फौजी क़यादत की क्या सोच है मुज़ाकरात को लेकर? अब उनकी सोच का तो हमें इस वक्त मालूम नहीं है कि उनकी क्या सोच है, लेकिन अपने टेरिटरी को, अपने लोगों को, अपने इंस्टॉलेशंस को, अपनी फौजों को तो बचाना हुकूमत की जिम्मेवारी है। अब ये जिम्मेवारी वो कैसे निभाएं? जैसे मैंने अर्ज किया कि एक तो उनके साथ रिजम्पशन है डायलॉग का, और दूसरा उनके खिलाफ एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन वो करना है। तीसरे ये कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनकी मदद हासिल करना है कि जो इनके 3 बड़े मुतालबे हैं जिनको मैंने गिनवाया अभी, कि उन 3 बड़े मुतालबों पे बात हो सकती है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। लेकिन रुस्तम शाह साहब, ये आपको भी पता है कि इस वक्त हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम इस कदर ज़्यादा है जिसकी वजह से ये महसूस होता है कि शायद हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में नहीं है इस मामले को देखना या तालिबान से बातचीत करना, जिसकी वजह से तालिबान की तरफ से ये रास्ता अपनाया गया अपनी तरफ मतवज्जे करने का, जो बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। तो ये हमारी सियासतदानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी सियासी मामलात को एक साइड पर रख कर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उन्हें खत्म करके साइड पर रखकर इस चीज को भी संजीदगी से लेना चाहिए। ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। बदकिस्मती से जब काबुल के टॉक्स का ब्रेकडाउन हुआ, जब वो खत्म हो गए, तो उसके बाद हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। बिल्कुल हुकूमत ने इस सारे स्कीम को अबंडन कर लिया। इससे तहरीक तालिबान वालों में मायूसी और भी फैल गई और वो ये बावर करने लगे कि अब तो डू एंड डाई वाली बात है कि अब तो हुकूमत पाकिस्तान हमें चैलेंज कर रही है, उससे बातचीत भी नहीं कर रही, और हम अब अपने आप को बचाने के लिए भी हमले करेंगे और हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए भी हमले करेंगे। बदकिस्मती से इस इतने अहम मामले पे हुकूमत का फोकस नहीं है। हुकूमत अपने जो मामलात हैं जिसका है उसमें इतनी फंसी हुई है कि ऐसे बॉर्डर मैनेजमेंट के और सिक्योरिटी के जो और टेररिज्म के जो मामलात हैं उनकी तरफ तो हुकूमत को तवज्जो नहीं है, क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने के लिए तो मिलजुल कर बैठना होगा, सर जोड़कर बैठना होगा, आपको तो कुछ सोचना होगा, आपको तो कुछ स्कीम बनानी होगी, प्रोज एंड कॉन्स आपने डिटरमिन और अफगान तालिबान को ही इस मामले में आप समझते हैं कि एंगेज करना पड़ेगा हमें पहले? मैं समझता हूं कि उनके एंगेज करना पड़ेगा। अफगान तालिबान की मदद के बगैर मुश्किल है। अफगान तालिबान की मदद भी आपको हासिल है और होनी भी चाहिए, वो आपसे तावन भी करेंगे, लेकिन हुकूमत का फोकस अगर है तब तो बात आगे बढ़ेगी। अगर हुकूमत का फोकस ही नहीं है और वो से एक रूटीन बात समझते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि प्रोग्रेस बड़ी मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर अफगान उमूर रुस्तम शाह महमद साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फिर ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।